दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय एक बार फिर से जीएस विजय एजुकेशन काउंसलर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी क्लास पॉलिटिकल की क्लास है। कल हमने पॉलिटिकल में स्वतंत्र भारत की राजनीति में सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एक दल का प्रभुत्व। और पिछली क्लास में हमने तीन चुनावों के बारे में, आम चुनावों के बारे में हमने चर्चा की थी, 52, 57 और 62, जिनमें कांग्रेस का वर्चस्व रहा। और विधानसभा चुनाव भी साथ ही हुए थे, लेकिन 1957 में, 52 में सब ठीक था। 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी और वो दुनिया की पहली बार कम्युनिस्ट लोकतांत्रिक तरीके से जीतकर सरकार बनाई थी। हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। तो दोस्तों, यहां तक हमने देखा था। और दूसरी जो छोटे वन लाइनर क्वेश्चन, पहले हम आज की सेशन में या क्लास में हम बात करेंगे ये एग्जाम पैटर्न क्या है। हम क्या एग्जाम पैटर्न के आधार पर पढ़ रहे हैं या फिर बिना पैटर्न के? तो दोस्तों, पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 30 नंबर के तो वन लाइनर, यानी कि 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, उनमें ऑब्जेक्टिव भी है, रिक्तस्थान भी है और वन लाइनर भी है। क्लियर? ये 30 नंबर। फिर है 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले हैं 12 से 13 या 13 से 14 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब 25-26 नंबर के ये हैं। तो लगभग कितने हो गए? 55-56 नंबर का मैटर तो बहुत शॉर्ट है। और जिस भी स्टूडेंट ने 55-56 नंबर ये अपनी मुट्ठी में कर लिए, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं है स्कोर करने में। और जिस बंदे ने या जिस कैंडिडेट स्टूडेंट ने या जिस भाई बहन ने अगर ये 55-56 नंबर कवर किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तैयारी भी बहुत स्ट्रोंग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। पिछले साल का पेपर देखो, फिर उसके बाद में आगे की प्लानिंग करो। हाँ, कुछ चैप्टर उन्होंने हटा दिए हैं, कुछ में पॉइंट कम कर दिए हैं, तो वो तो ज्यादा डिफरेंस वाला मैटर नहीं है। फिर है 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के और 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। ये तो था अपना एग्जाम पैटर्न। अब हम उससे आगे कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि हमने देखा कि चुनाव में 1952, 57 और 62 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। एकमात्र पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस उस टाइम में, क्योंकि आंदोलन में सक्रिय थी, पूरे इंडिया में फैल चुकी थी, या उसको विरासत में, कांग्रेस जो आजादी स्वाधीनता के बाद में विरासत में मिली थी। तो उसके बाद में धीरे धीरे और पार्टियों का जन्म होता गया और वो सभी पार्टियां कांग्रेस से ही निकलकर बनने लगी। तो उनमें एक पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। इसकी जड़ें कहां थी? आजादी के जन आंदोलन में। अब यहां पर 2 डेट आएंगी दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। कांग्रेस के भीतर 1934 में एक टोली ने किया क्या? सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। यहां पर इस वर्ड को ध्यान से देखना आप, कांग्रेस के भीतर। जैसे 1924 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, वो भी कांग्रेस के भीतर। ये भी क्या है? जो सोशलिस्ट पार्टी है वो
पहले 1934 में एक युवाओं की टोली थी जिसने कांग्रेस के भीतर ही गठित की थी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक तो जयप्रकाश नारायण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेपी, एक है राम मनोहर लोहिया और एक है आचार्य नरेंद्र देव। तीन इसके मेन संस्थापक सदस्य हैं। फिर ये पार्टी, ये सब पहले कांग्रेस में थे, तो फिर पार्टी बनाने की इनको क्या जरूरत थी या क्या जरूरत महसूस हुई कि एक नई सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाए? तो देखो, उद्देश्य क्या था? ये नेता कांग्रेस को और ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे, क्योंकि ये युवा थे। ये जो भी सोशलिस्ट पार्टी जो बना रहे थे, ये युवा थे। ये कांग्रेस में कुछ परिवर्तन चाहते थे, कुछ समतावादी यानी कि समता बढ़ाने की और कुछ परिवर्तन वो इस कांग्रेस में चाहते थे। इनका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि उस समय कांग्रेस कुछ लोगों तक ही सीमित थी, यानी कुछ लोगों के हाथ में ही कमान थी। तो ये चाहते थे कि इसमें परिवर्तन हो और समतावादी बने। लेकिन अब देखो, 1948 आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यानी कि आजादी के बाद में जो कांग्रेस थी, उन्होंने अपने संविधान में बदलाव किया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, भारत का संविधान नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का संविधान है। हर पार्टी का अपना संविधान होता है या अपने नियम कायदे होते हैं। वो तो कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। अब बदलाव क्या किया, क्यों किया? पहली चीज तो यह है कि उनको बदलाव करने की नौबत क्यों आई अपने संविधान में? 1948 में जब उन्होंने बदलाव किया तो इसकी नौबत क्यों आई, हमें ये देखना है। क्यों? अब यहां पर देखो क्यों। ताकि सदस्य दोहरी सदस्यता धारण ना कर सके। अब इस लाइन को अच्छी तरह समझना। क्या है? क्यों किया? ताकि सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। कैसे? तो दोस्तों, यहां पर जब 1914 में सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के भीतर ही गठित की गई थी, और इस वजह से 1948 में कांग्रेस ने अपना संविधान में कुछ बदलाव किया ताकि सदस्य दोहरी, यानी एक कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का भी सदस्य हो और सोशलिस्ट पार्टी का भी सदस्य हो। इस दोहरी सदस्यता को खत्म करने के लिए या तो वो सोशलिस्ट पार्टी या अन्य कोई पार्टी हो उसका सदस्य बने या फिर कांग्रेस में रहे। तो इसलिए उन्होंने अपने संविधान में चेंज किया ताकि दो अलग अलग पार्टियों से ना जुड़ सके। अविश्वास, ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनका विश्वास क्या था? एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद में, और इसी कारण कांग्रेस व साम्यवादी, इन दोनों में ही उनका विश्वास नहीं था। यानी कि कांग्रेस में भी विश्वास नहीं था और लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद में भी विश्वास नहीं था। फिर हर पार्टी बनती है, हर पार्टी में मतभेद उभर कर सामने आते हैं दोस्तों। तो इसमें भी इसके भी दो कई टुकड़ों में बट गई। कौन? सोशलिस्ट पार्टी। यानी कि हर पार्टी में एक ही विचारधारा के लोग नहीं रहते, अलग अलग विचारधाराओं के लोग या अलग अलग व्यक्तिगत मत रखने वाले लोग होते हैं हर पार्टी में। तो इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी के भी टुकड़े हो गए। कौन से? एक तो जो बनी वो थी किसान प्रजा पार्टी, एक नंबर, तीन टुकड़ों में बटी है। एक नंबर है किसान प्रजा पार्टी, दूसरी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और तीसरी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर? क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी भी तीन भागों में डिवाइड हो गई, तीन अलग नई पार्टियां
सोशलिस्ट पार्टी से तीन पार्टियां बन गई, एक किसान प्रजा पार्टी, एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह इन तीनों का, ये तीन पार्टियां एक ही पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से निकली। अब ये देखते हैं कि इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ पार्टियों का ही विश्लेषण कर रहे हैं और करेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व यानी एक दल का प्रभुत्व है। तो एक दल का जब कांग्रेस का प्रभुत्व था तो उसके बीच बीच में कौन कौन सी पार्टियां उभर कर आई, हम उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके प्रमुख नेता थे जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये फिर है राम मनोहर लोहिया। इनमें ये तीन फेमस है ज्यादा, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेपी। अब देखें कि वर्तमान में क्या स्थिति है सोशलिस्ट पार्टी की। वर्तमान में स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी एक तो, पहली समाजवादी, दूसरी राष्ट्रीय जनता दल, तीसरी जनता दल यूनाइटेड और चौथी है जनता दल सेक्युलर। यानी कि ये जो चार पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर, इन पार्टियों पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप या उनकी झलक इनमें मिलती है। क्लियर? तो ये था सोशलिस्ट जस्टिस पार्टी। गठन 34 में कांग्रेस के भीतर, संस्थापक तीन थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। उद्देश्य क्या था इनका? कांग्रेस में कुछ परिवर्तन चाहते थे, लेकिन संविधान चेंज होने के बाद में कांग्रेस ने अपना संविधान चेंज किया, सोशलिस्ट के टुकड़े हो गए, प्रमुख नेता थे और वर्तमान स्थिति। अब इसी से जुड़ा हुआ है एक व्यक्तित्व है आचार्य नरेंद्र देव। इनके बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि हम कह सकते हैं संस्थापक तीन, ये तीनों थे तो संस्थापक सदस्य मान सकते हैं संस्थापक। तो देखो आचार्य नरेंद्र देव, पहली चीज तो स्वतंत्रता सेनानी। तो जो भी उस समय के व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वहां पर ये तो कॉमन आएगा कि स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अब इस चीज को यहां पर कंपेयर करो 1934, उसमें क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, यानी कि 1934 में कांग्रेस के भीतर ही इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ये किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। अब यहाँ पर ये है, आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। यानी कि पहले आजादी के बाद में पहले तो सोशलिस्ट पार्टी और इसके बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि पहले सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया, फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया। तो दोस्तों क्लियर, ये सोशलिस्ट पार्टी। अब टॉपिक आता है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यानी कि जो एक दल का शासन था कांग्रेस का, तो उसके प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी। क्योंकि अनेक देशों में एक दल की प्रभुत्व होता है, तो कांग्रेस में भी उनसे कैसे डिफरेंट था, या जो एक प्रभुत्व था कांग्रेस का वो किस तरह का था, इसमें हम अन्य देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर भारत की स्थिति को समझेंगे। तो भारत एकमात्र देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा, यानी कि भारतीय देश नहीं है जो मतलब प्रभुत्व के, एक पार्टी प्रभुत्व से गुजरा।
क्लियर। दूसरा, दुनिया के अन्य देशों के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अन्य देशों और भारत में अंतर था, यानी कि अन्य देशों में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन उन देशों में और भारत में काफी अंतर था। अब जैसे देखते हैं, पहला है चीन, क्यूबा और सीरिया। 3 देश हैं, पहला है चीन, दूसरा है क्यूबा और तीसरा है सीरिया। अब इन्होंने क्या किया, संविधान में एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति। क्या समझ में आया दोस्तों? क्योंकि चीन, क्यूबा और सीरिया ने तो अपने संविधान में ही ऐसा लिख दिया कि एक ही पार्टी शासन करेगी। क्या भारत में ऐसा था संविधान में? नो, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था संविधान में कि एक ही पार्टी शासन करेगी। पहला उदाहरण। अब दूसरा, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यानी कि 3 देश, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, एक ही पार्टी प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम। यानी कि यहां पर भी एक ही पार्टी का कानून था और सैन्य उपायों के चलते, यानी कि सैन्य हस्तक्षेप और एक ही पार्टी। तो यहां पर भी एक ही पार्टी है, कानूनी मतलब कानूनी एक ही पार्टी है और सैन्य हस्तक्षेप है उसमें। तो क्या भारत इनसे मैच खाता है? हम भारत के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या भारत इसमें है? नो। फिर है मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान। 3 देश हैं, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इनमें अभी तो वो सिस्टम बदल गया। कुछ सालों पहले तक यहां एक पार्टी का शासन था, यानी कि कुछ सालों पहले, अब नहीं है, कुछ सालों पहले यहां भी एक ही पार्टी का शासन था। तो दोस्तों, अब इसके आधार पर हम क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि भारत में ये स्थिति थी, संविधान में एक ही पार्टी देश का शासन की अनुमति दे संविधान देता है, या फिर एक ही पार्टी प्रभुत्व कानूनी वाली, या फिर मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान। क्या भारत इन जो 6 देशों का यहाँ पर उदाहरण आया है, क्या ऐसी स्थिति थी कांग्रेस के प्रभुत्व में? नहीं। लेकिन यह था कि उस समय कांग्रेस एक शक्तिशाली पार्टी थी, क्योंकि वो आंदोलनों से जुड़ी हुई थी और लोगों की पहुंच थी या लोगों में लोकप्रिय थी। और कुछ व्यक्तित्व भी उस समय ऐसे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये कुछ व्यक्तित्व थे जिनकी वजह से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। और फिर अन्य पार्टियां इतनी उभरी नहीं थी उस समय। लेकिन भारत में किसी को चुनाव लड़ने या पार्टी बनाने की मनाही नहीं थी, क्योंकि जब कल हमने वो एक मैप देखा था, तो मैप में बहुत से थे, यानी कि कांग्रेस की सीटें थी, निर्दलीय भी थे, सीपीआई भी थी और महाजन संघ भी था। तो बहुत से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय सिर्फ कांग्रेस का ही वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम की वजह से उसको ये समझ सकते हैं कि ये एक विरासत में मिली थी। तो भारत में ऐसा नहीं था। ये निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर किसी को कोई मनाही नहीं थी। लेकिन एक चीज सोचो दोस्तों, उस समय जो भी स्वतंत्रता सेनानी या नेता था, वो लगभग सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। समझ में? सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे ये अलग होना स्टार्ट हो गए। अब हम जैसे उसको देखते हैं, सोशलिस्ट
पार्टी को, तो जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये पहले कांग्रेस से ही थे, कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, लेकिन ये क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, और कांग्रेस ने परिवर्तन नहीं किया तो इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बना ली। तो थे जितनी भी पार्टियां बनी वो सब कांग्रेस से ही तो निकल के आए। तो उस समय अन्य पार्टियां इतनी लोकप्रिय नहीं थी, इस वजह से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। लेकिन हम इन तीन स्थितियां हैं इनमें इनको नहीं रख सकते। क्यों? आजादी के समय कांग्रेस इकलौती पार्टी थी, जबकि अन्य पार्टियों का गठन बाद में हुआ था, या फिर आजादी से अगर पहले हो गया तो उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं था। कांग्रेस की जड़ें स्वाधीनता संग्राम में निहित थी, कांग्रेस को विरासत में मिली थी। यानी कि एक कांग्रेसी ऐसी मतलब उस समय पार्टी जब नाम आता था स्वाधीनता संग्राम का 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही नाम आता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी और ऑल इंडिया में इसको जानने लगे। फिर इनके व्यक्तित्व जैसे जवाहरलाल नेहरू है, और पहले सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, काफी युवा नेता जुड़े हुए थे। तो इसकी स्वतंत्रता संग्राम में ही जड़ें थी और विरासत में मिली थी। भारत में कोई भी व्यक्ति या पार्टी चुनाव लड़ सकती थी उस समय, क्योंकि जो संविधान बना था दोस्तों, उस संविधान में पहले ही आजादी जब बनना स्टार्ट हुआ तभी ये सब प्रावधान कर दिए थे। जो यहाँ है वो प्रावधान, कोई सा भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। और हाँ, एक है जो कमी, मान लो कुछ भी, जो जीतने का आधार है वो थोड़ा सा है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला या सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला विजयी रहता है। जैसे मान लो किसी को, एक मिनट देखना दोस्तों, एक को 30 वोट मिले, एक को 40 मिले, एक को फिर 30 मिले। तो अब ये है पैटर्न जो हमारे यहाँ पर है। विजय कौन रहा? 40% वाला, यानी कि 100 में से 40% वोट लेके वो जीत गया, जबकि 60% वोट तो दूसरों के पास है लेकिन वो हार गए। अगर यहां पर जैसे मान लो किसी के 51% मत आए और एक 49%, सिर्फ 2% का अंतर है लेकिन विजय रहा। लेकिन 49% पब्लिक तो उसके साथ नहीं है, या फिर पब्लिक उसके साथ नहीं है, फिर भी ये जीत रहा है। तो यहाँ पर जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी वो जीत की, जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले को विजय घोषित किया जाता था। तो ये फिर है एक और है रफी अहमद किदवई, क्योंकि दोस्तों हमें चैप्टर के साथ साथ इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्वतंत्रता सेनानी था लेकिन ज्यादातर ये मंत्री थी। रफीक अहमद किदवई 1894 में जन्म, 1954 में देहांत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे। तो ये तो ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस समय जो उत्तर प्रदेश था यानी कि मध्य भारत, इधर बंबई है, बंगाल है, वही थे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये रफीक अहमद किदवई के बारे में ध्यान रखना। प्रांतीय सरकार में जो प्रांतीय सरकारें बनी थी उसमें एक तो 1937, यानी कि मैं यहां लिखता हूं 1937, और फिर 1946 जो प्रांतीय सरकारें बनी थी
समानांतर सरकारें या प्रांतीय सरकारें बनी थी, तब उसमें ये मंत्री थे, जब 1937 में और 1946 में मंत्री थे, दोनों टाइम में। और स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे। यानी कि भारत का स्वतंत्र भारत में पहला संचार मंत्री कौन था या खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो रफीक अहमद किदवई। कब तक रहा? 2 साल रहा, 52 से 54 तक, क्योंकि 54 में इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो, कमेंट हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, प्रत्येक कमेंट का मैं उत्तर दूंगा। और अभी तक दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्लास का टाइम 3 बजे ही रहेगा। फिर बाद में जब स्कूलें खुलेंगी तो आपके अकॉर्डिंग ही टाइम सेट होगा, 5 बजे, 6 बजे, उस हिसाब से। तो दोस्तों, हमें मेन जो है, हमें किस पे फोकस करना है? पहली चीज देखो, तैयारी सभी स्टूडेंट करते हैं, सभी करते हैं तैयारी। कुछ पहले शुरू कर देते हैं, कुछ बाद में शुरू करते हैं, लेकिन तैयारी भी 2 तरह से करते हैं। एक है फुल प्रूफ प्लानिंग, किसकी? पेपर की। उसके दिमाग में ये रहता है कि पेपर में कैसे और कौन कौन से क्वेश्चनों का वेटेज है। दूसरा, एक वो स्टूडेंट है जो मेहनत तो खूब कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पता नहीं है, तो उसकी मेहनत शायद जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिलेगा। कारण क्यों? क्योंकि उसको पहले पेपर का पैटर्न का पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, 30 क्वेश्चन तो है 1 नंबर के, और 12 या 13 क्वेश्चन है 2 नंबर के। तो दोस्तों, ये जो 1 और 2 नंबर का खेल है, यही सब कुछ है, क्योंकि ये उसी बंदे के राइट होंगे जिसने थोड़ा डीप पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हाँ, तो फैक्ट उठा के पूछेगा। तो और जिसके ये क्वेश्चन राइट हो गए, उसके स्वाभाविक है, लिखवा लो गारंटी के साथ, उसके अगले क्वेश्चन भी, जो 3-4 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले हैं और 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, वो भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, पहले एग्जाम पैटर्न को समझो, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। हाँ, दूसरी चीज, मैं यूट्यूब पर जितनी कोशिश होगी, यानी कि मुझसे जितना होगा, मैं 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन चैप्टर के बीच में भी और चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन आंसर जरूर करवाऊंगा हर चैप्टर के। पिछला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, उसके नहीं करवाए, किसी कारणवश मैं पॉलिटिकल क्लास नहीं ले पाया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, कितने हो गए? 42 से 43 क्वेश्चन, ये मैं पूरे बोर्ड पे ही करवा दूंगा आपको। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। आप कमेंट करके कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और क्या आप आधे घंटे 1 घंटे की क्लास ले सकते हैं, वो भी मुझे बताना, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपनी क्लास का शेड्यूल फिक्स करूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। 3 बजे क्लास अपनी होगी जब तक छुट्टियां चलती। ओके, क्लियर? थैंक यू।